अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत ने एक तारीखी फैसला लेते हुए दर्ज फहरिस्त ज़ात ज़मरे के अंदर दाखिली रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के वज़ीर क़ानून और वज़ीर पार्लिमानी उमूर एच के पाटिल ने काबीना मीटिंग के बाद असेंबली में ये जानकारी सभी के सामने रखी। उन्होंने इस फैसले को तारीखी कदम करार देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के सबकदोश जज की सदारत में एक कमीशन तश्कील कर रिपोर्ट तलब करने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट मिलने और डाटा हक़ाइक़ का तज्जिया करने के बाद ही मजीद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। एच के पाटिल का कहना है कि कमीशन को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC दर्जे फहरिस्त ज़ात ज़मरे के इंदराज दाखिली रिजर्वेशन देने की हिदायत पहले ही जारी कर दी है। इससे मुताल्लिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया की सदारत में रियासती काबीना में तफसीली गुफ्तगू भी वाक़ई होगी। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिनों से भी चेयरपर्सन माधवी बुच को और मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाने बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। उस वीडियो में वो कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा के साथ माधवी बुच मामले पर तफसीली गुफ्तगू करते नजर आ रहे थे। अब एक नई वीडियो उन्होंने शेयर की है जिसमें एक बार फिर वो इसी मौजू पर पवन खेड़ा से बात करते दिखाई दे रहे। इस वीडियो को राहुल गांधी ने 2 गज बचाओ सेकेंड पर शेयर की है और इसका यूट्यूब वीडियो भी डाला गया है। इसके अलावा भी राहुल गांधी पूछते हैं कि सिविल चीफ माधवी बुच ICICI से किस बात के पैसे ले रही थी। चेयरपर्सन रहते हुए गैर फहरिस्त बंद कंपनी में शेयर कैसे रख सकती है। इस कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के करोड़ों रुपए क्यों मिले हैं। साथ ही वो हुकूमत किस तरह सवाल कर सकती है। इनकी एवल्यूशन और रेपुटेशन की हिफाजत कर रही, लेकिन बुच को कौन और क्यों नहीं पहचान सकता। अपनी एजेंसी ने जांच कर ही ये कदम उठाया है। हमने जांच भी की है। सवाल ये पैदा होता है कि वक्त आने पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो शेयर की है इसमें वो कहते हैं कि हुकूमत बालादस्ती को फरोग दे रही, साथ ही मुल्क की मिल्कियत कुछ लोगों के हाथ में सौंप रही। भाई भतीजा वाद के जरिए इदारों को खतरनाक तौर पर जवाल की तरफ ढकेल दिया गया है। इसकी एक मिसाल है। पवन खेड़ा से बात करते हुए गांधी वीडियो में कहते हैं कि माधवी बुच घोटाला जितना बड़ा नजर रहा इससे कई ज्यादा गहरा है। हो सकता है कि खुर्दा सरमायाकारों की सिक्योरिटी का जिम्मेदार संभाल सके। हकीकत में अडानी के मफादात और उनकी बढ़ती हुई दौलत को बचाने के लिए सिस्टम में कुछ हेरा फेरी कर रहे। राहुल गांधी यहीं पर खामोश नहीं हुए। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि जिन लोगों को हिंदुस्तानियों और उनके सरमाए की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट्स और ढाबों में नेम प्लेट लगाने का हुक्म खूब तनाज़े में रहा था। इसके वक्त इंतजामिया की तरफ से कानूड़ यात्रा के रास्ते में बड़े पैमाने पर तमाम दुकानदारों को ये हिदायत दे दी गई थी कि वो अपनी दुकान के सामने एक नेम प्लेट लगाए। इस नेम प्लेट का मकसद ये वाज़ेह करना होता है कि दुकान का असल मालिक कौन है। इस सिलसिले में खूब हंगामा आराई हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब कुछ ऐसा ही मामला मुल्क की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा। बीजेपी काउंसलर अमित खरखड़ी की नजफगढ़ सब्जी मंडी लगवाई है और सभी को नेम प्लेट में दुकानों पर इस पर अमल करने की हिदायत दी गई है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ठेले वाले ने अपने नाम और फोन नंबर प्लेट नेम पर लिख दिया। वायरल वीडियो में एक शख्स की तरफ से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि दोस्तों, हम नजफगढ़ सब्जी मंडी में आए थे। यहाँ पर एक नया निजाम है। MCD इंतजामिया के जरिए हमारे अमित भाई जो मुकामी म्यूनिसिपल काउंसलर भी है और नजफगढ़ जोन के चेयरमैन भी है, उन भाई साहब के जरिए सुशान यानी बेहतर हुक्मरानी का एक निजाम बनाया गया है। इस पर नाम और नंबर प्लेट लिखना जरूरी है जिससे हमें पता चलता है कि कौन इस दुकान का मालिक है। वायरल वीडियो में वो शख्स कहता है कि कई तरह की शिकायतें आई थी, मसलन मिलावटी सामान फरोख्त किया जा रहा है या दूसरे ममालिक के लोग यहाँ फल फरोख्त कर रहे हैं। अब अगर कोई शिकायत आएगी तो पता चल जाएगा कि दुकान का मालिक कौन है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने इस कदम के लिए अमित के मुताल्लिक इनका शुक्रिया अदा किया। नेम प्लेट पी काउंसलर ने कहा है कि कई दुकानों से नजफगढ़ सब्जी और फल मंडी में शिकायत आ रही थी कि नामालूम चेहरे
सड़क पर रेहड़ी लगाने के लिए आ रहे थे, उन लोगों के मुकामी मार्केट एसोसिएशन जानता ही नहीं है। एक रोज हम लोगों की मार्केट एसोसिएशन वालों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया है कि ये रेहड़ी हर एक की पहचान के लिए नाम और फोन नंबर लिखा जाए ताकि पहचानने में आसानी हो सके। बीजेपी काउंसिलर ने यह भी कहा है कि ऐसा ना हो कि कोई दरअंदाज रोहिंग्या बांग्लादेशी रेहड़ी पटरी चला रहा हो। इसके मुतालिक हमारे मार्केट एसोसिएशन से बातचीत हुई है और शिनाख्त काम पूरा हो जाएगा। ये काबिल कदर कदम हो और हम लोगों ने उठाया है। हर रेहड़ी पर उनका नाम, फोन नंबर और उनकी रेहड़ी का नंबर होगा। साथ ही दुकानदारों के जरिए आधार कार्ड मुकामी पुलिस और एमसीडी इंतजामिया को सौंपा जाएगा। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के रजिस्ट्रार जनरल और सेंस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार की मुद्दत कार बढ़ा दी है। इससे ये इम्कान रोशन हो गया है कि हुकूमत जल्द ही मुल्क में मरदमशुमारी का काम शुरू कर सकती है। जराये के हवाले से मरदमशुमारी आइंदा साल यानी 2025 में शुरू होने की बात कही जा रही। ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही कि मरदमशुमारी की एदाद-ओ-शुमार 2026 के अवाइल तक जारी किए जा सकते हैं। उसूलों के मुताबिक मरदमशुमारी तो 2021 में ही होनी थी, लेकिन कोविड वबा की सबब इसे मुलतवी कर दिया गया। अब जराये का कहना है कि मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद लोकसभा सीटों की नई हदबंदी भी शुरू हो जाएगी, जो कि 2028 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कुछ सवालात कायम किए हैं। जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि दो अहम इश्यूज पर अब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। वो पूछते हैं कि क्या मरदमशुमारी में दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के अलावा भी क्या मुल्क की दीगर जातों की शुमारी होगी, जो कि 1951 से लगातार की जाती रही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान आइन के मुताबिक मुल्क में मरदमशुमारी कराने की वाहिद जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। जयराम रमेश ने इस सवाल भी पूछा है कि क्या इस मरदमशुमारी का इस्तेमाल लोकसभा में हर रियासत की ताकत मुकर्रर करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि हिंदुस्तान आइन के आर्टिकल 82 में इल्तिजाम है। इस सहूलत में कहा गया है कि 2026 के बाद की गई पहली मरदमशुमारी और इसके रिजल्ट की इशाअत किसी भी ऐसी तंजीम नौ की बुनियाद पर होगा। क्या ये उन रियासतों के लिए नुकसानदा होगा जो खानदानी मनसूबा बंदी में पेश रहे। कांग्रेस लीडर ने इसके साथ ही साथ हुकूमत से ऑल पार्टी कुल जमाती मीटिंग तलब करने की गुजारिश की है। दिल्ली में कई मुकामात ऐसे हैं जहां लोग कबूतरों को दाना खिलाने के लिए पहुंचते हैं। जामे मस्जिद में भी अक्सर लोगों को दाना खिलाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अब इस पर पाबंदी आयद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ अवाम के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी कि वो कबूतरों को दाना खिलाने का लुत्फ हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि कबूतरों के लिए पेट भरना एक बड़ा मसला बन गया है। दरअसल दिल्ली में कबूतर की बढ़ती आबादी पर कई इदारों ने फिक्र का इजहार किया है। इससे सेहत की कई बीमारियां पैदा हो रही। यही वजह है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कबूतरों को दाना डालने वाले कुछ मकामात पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा। इस बात की हिमायत में कई बड़े डॉक्टर्स भी है। हालांकि दाना फरोख्त करने वाले इससे बहुत नाराज है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके पेशे पर खतरा लाहक हो जाएगा और घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस दरमियान फोडा की जनरल सेक्रेटरी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रिस्पांसरी डिजीज के डॉक्टर मीत घोना का कहना है कि कबूतर की गलाजत में साल्मोनेला, ई कोलाई और इन्फ्लुएंजा जैसे जरासीम होते हैं। इससे दम्मा जैसी संगीन बीमारी पैदा हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि उन दिनों ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ी जिनका राब्ता कबूतरों से हुआ था। तवज्जो तलब बात यह है कि एक स्टडी में खौफनाक बात सामने आई है। स्टडी से पता चलता है कि कबूतरों को और इनकी बीट यानी गलाजत में जो केमिकल पाया जाता है वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर मीत के मुताबिक जब कबूतर एक जगह ज्यादा तादाद में होते हैं तो उनकी बीट से क्रिप्टोकोकी जैसे फंगल के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जो सांस के जरिए जिस्म में दाखिल हुए तो संगीन मसले पैदा होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का ब्रो जुबान वाला अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक खामेनेई के जरिए किए गए 2 पोस्ट के बाद इस अकाउंट पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। दरअसल एक पोस्ट में लिखा गया था हमला करके गलती की है और ईरान के मुतालिक वो अपने तखमीनों में गलती कर रहे। वो ईरान और ईरानी अवाम की ताकत को समझने में गलती करते हैं। इससे एक रोज कबल यानी हफ्ते को किए गए एक पोस्ट में खामेनेई ने लिखा था
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिब्रू जुबान में दोनों पोस्ट इसराइल के जरिए ईरान पर हमले किए गए बात थे। दरअसल एक पोस्ट में जो हकीकी मायनों में उनकी तकरीर का एक छोटा सा इक्तबास था, लिखा यहूदी हुकूमत ने ईरान पर हमला किया था, इसकी गलती भुगतनी होगी और ईरान के मुतालिक वो अपने तखमीनों में गलती कर रहे, वो ईरान और ईरानी अवाम की ताकत को समझने में गलती कर रही है। इससे एक रोज कबल यानी हफ्ते को किए गए एक पोस्ट में खामेनेई ने लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिब्रू जुबान में दोनों पोस्ट इसराइल के जरिए ईरान पर हमले के बाद किए गए थे। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में फर्जी वकील को हटाने की जानकारी दे दी गई है। ये बयान जारी हुआ था जिसमें बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस फैसले कुन कार्रवाई का मकसद फर्जी वकील और उन लोगों को खत्म करना है जो कानूनी प्रैक्टिस के मेयार पर खड़े नहीं उतरते हैं। इस फैसले से बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अवाम के भरोसे से और खुद कानूनी निजाम को गैर अखलाकी तरीकों से बचाने की कोशिश जारी रखी हुई है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री मंतो सिंह का कहना है कि कानूनी बिरादरी की ईमानदारी और पेशा वाराना महारत को बनाए रखने की कोशिश के तहत सिर्फ दिल्ली में 107 फर्जी वकील के नाम रोल से हटा दिए गए हैं। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के बयान में कहा गया है कि 2019 से 23 जून 2023 के दौरानिए में हजारों फर्जी वकीला को उनकी सनद और प्रैक्टिस की मुकम्मल तफ्तीश के बाद हटा दिया गया। ये अखराज बुनियादी तौर पर फर्जी जाली सर्टिफिकेट्स के मसाइल और इंदराज के दौरान गलत बयानी की वजह से हुआ है। इसके अलावा फाल तौर से कानून पर अमल करने में नाकामी और बार कौंसिल के सर्टिफाइड तरीक़ेकार की अदम तामील के नतीजे में भी वकला के नाम फाल प्रैक्टिस से हटा दिए जाते हैं। काबिल जिक्र है कि अदालत उज़्मा फर्जी वकला को कानूनी पेशे से हटाने से मुतल्लिक मुकदमात में अहकामात पहले भी जारी करती है। ताजा मामले में कहा गया है कि फर्जी वकला की पहचान बार कौंसिल और अजय शंकर श्रीवास्तव व मुकाबला बार कौंसिल ऑफ इंडिया के मामले में अदालत उज़्मा की तरफ से तश्कील दी गई आला सतही कमेटी की तरफ से की गई मुसलसिल तहकीकात के जरिए की जाती है। जालसाजी से मुतल्लिक कुछ मामले में और उसूल में तब्दीली से कब्ल ज़ेर गौर करना होगा, जबकि दीगर पर तरमीम के बाद समाअत हुई है। इसराइल ने तकरीबन 100 फायर जेट्स की मदद से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया था। इसराइल से ईरान की मसाफत तकरीबन 2100 किलोमीटर है, जिस बिना पर इसराइल ने ईरान के साथ साथ इराक के फिजाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी की। अब इराक ने अपनी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज कराई है। इराक ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि इसने इसराइल के खिलाफ यूएन में शिकायत दर्ज की है। इराकी हुकूमत के तर्जुमान वसीम अल-वादी ने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे एक खत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि खत में 26 अक्टूबर को इस्लामी जमहूरिया ईरान पर किए गए हमले में इराकी फिजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल के जरिए किए गए हमले के खिलाफ ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर एंटोनियो गुटेरेस और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को खत लिखा है। इस खत में इसराइल के हमले की मजम्मत के लिए यूएनसीएस की एक मीटिंग बुलाई जाने का मुतालबा किया गया। साथ ही खत में लिखा गया है कि ईरान अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का हक रखता है। ईरानी वजीर खारिजा सईद अब्बास इराक़ची ने ईरान पर हुए हमले के बाद कहा था कि ईरान इसराइल के मुजरिमाना हमले का जवाब देने का हक रखता है। वहीं सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी इसराइल को खबरदार करते हुए कहा था कि इसराइल को हमारी ताकत का एहसास दिलाना बिल्कुल जरूरी हो गया है। काबिल जिक्र है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लेते हुए इसराइल ने हफ्ते को ईरान पर हमला किया। इसराइल ने ईरान की कई फौजी अड्डों को हदफ बनाया है। इस हमले में 4 ईरानी फौजी मारे गए हैं। कांग्रेस के ऊपर अक्सर ये इल्जाम लगता रहता है कि वो रियासती इंतखाबात की तैयारी ऐन वक्त पर करती है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस ने इस इल्जाम की नफी करते हुए 2025 में होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी के शुरू करने यानी दिल्ली न्याय यात्रा इस महीने भर तलवीर और इसके अलावा ऐलान कर दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली कांग्रेस अरकान की मौजूदगी में सहाफियों से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि न्याय यात्रा 8 नवंबर को राजघाट से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने एक दिल्ली न्याय यात्रा वीडियो दिखाई गई, जिसमें कांग्रेस के दौर के जरिए यानी शीला दीक्षित के दौर की दिल्ली और मौजूदा दिल्ली का मवाजना पेश किया गया। इस वीडियो के जरिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया।
صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے کہا ہے کہ اس نیائے یاترا کی ضرورت اسی لیے پڑی کیونکہ دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کی حکومت نے دہلی والوں کو ہر محاذ پر دھوکہ دیا ہے اور ان کو کسی قسم کی راحت نہیں پہنچائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے دہلی کو ترغیب ملی ہے کہ وہ بھی دہلی کی عوام کے پاس جائے اور ان کے مسائل سنے تاکہ ان کو راحت پہنچائی جا سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے او ایس ڈی اور کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے بھی اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دہلی میں کانگریس نے بہت کام کیے ہیں لیکن بتایا بہت کم ہے۔ انہوں نے کانگریس لیڈران سے کہا ہے کہ کیجریوال اور مودی حکومت نے کام بہت کم کیے لیکن بیشتر تشہیر زیادہ کی، جبکہ شیلا حکومت میں کانگریس وزراء کے نام زیادہ نہیں تھا لیکن تشہیر بہت تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کام کی تشہیر ہونی چاہیے۔ اس دوران دہلی پردیش کانگریس کے سابق صدر انل چودھری نے عوام میں جوش بھرتے ہوئے وہاں موجود بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کرنے پر زور دیا تھا۔ انہوں نے ارکان دراصل کانگریس کے وہ جوان ہیں جنہوں نے دیویندر یادو کی اس یاترا میں حمایت کر کے اس یاترا کو کامیاب بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی کانگریس نے 7 اکتوبر کو منشور کے لیے مہم شروع کر دی، یعنی کانگریس نے سال 2025 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے کمر کس لی ہے۔ کانگریس لیڈر روشنی کشل جیسوال کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر ہریانہ کی کانگریس رکن اسمبلی ونیش پھوگاٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو آج روشنی جیسوال کے ساتھ ہو رہا ہے ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ ہم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ راجیش سنگھ سوشل میڈیا پر خواتین کے خلاف غلط باتیں لکھتا رہتا ہے لیکن بی جے پی حکومت اور پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ روشنی جیسوال کا گناہ بس اتنا ہے کہ وہ لڑنا جانتی ہے۔ ونیش پھوگاٹ کا کہنا ہے کہ خواتین بیٹی اور رکن اسمبلی ہونے کے ناطے میں تمام خواتین کو یقین دلاتی ہوں کہ جس کسی کو بھی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو میں سبھی اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ہریانہ میں 7 تا 6 خواتین نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر ایک ایس پی کی شکایت کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ان خواتین سے یہ بیان لیا جائے گا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اگر کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے تو آپ کو صرف ایک کال کرنا ہے، ہم آپ کی لڑائی پرزور طریقے سے لڑیں گے۔ ونیش پھوگاٹ اپنی پوسٹ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ جو لڑائی ہم نے سڑک سے شروع کی تھی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے اب ہم اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے ذریعے ہماری ہمت کو توڑنے کی لگاتار کوشش کی گئی۔ ہندوستان میں ہندوتوا کے ذریعے مساجد کے خلاف چل رہی سازش اور مسلمانوں کی تئیں نفرت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کالی سینا نامی مذہبی تنظیم کے قومی صدر مہا منڈلیشور سوامی آنند سوروپ مہاراج نے ایک بیان دیا ہے جس میں اتراکھنڈ حکومت سے گزارش کی ہے کہ ہمالیائی علاقے میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے اور اس کے لیے انہوں نے 12 جنوری 2025 تک کا وقت دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اترکاشی واقع مسجد کو 15 جنوری 2025 تک ہٹا دیا جائے، ایسا نہیں ہوا تو زوردار تحریک چلائی جائے گی۔ سوامی آنند سوروپ مہاراج کا کہنا ہے کہ اتراکھنڈ حکومت نے اگر اتراکھنڈ کے ہمالیائی علاقے میں غیر ہندوؤں کے جانے پر روک نہیں لگائی تو زبردست تحریک کی جائے گی۔ یہ تحریک اتنی زوردار ہوگی کہ سرکاری مشنری کی کوششوں کے بعد بھی نہیں رکے گی۔ ہریدوار میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کالی سینا صدر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیو بھومی اتراکھنڈ میں لو جہاد، تھوک جہاد، لینڈ جہاد سے جیسے تمام جہاد سے سامنے آ رہے وہ یہ حکومت کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ سوامی آنند سوروپ کا مطالبہ ہے کہ حکومت ہمالیائی علاقوں میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی والا قانون نافذ کر دے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔